हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बैड बैच। इस कहानी की शुरुआत हमें एक बेहद डरावने और सूखे रेगिस्तान में ले जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां जीने और मरने के बीच बस बहुत ही पतला सा फर्क रह जाता है। इस इलाके में उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिन्हें समाज अपने लिए बेकार या बहुत ज्यादा खतरनाक मान चुका होता है। इस रेगिस्तान के एक तरफ एक खास इलाका है जिसे कंफर्ट जोन कहा जाता है। वहां पर रहने वाले लोगों को खाने पीने, कपड़े और आराम की हर सुविधा मिलती है, लेकिन बाहर से जितनी चमक दमक दिखती है, अंदर से उतनी ही डरावनी सच्चाई छुपी होती है। वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो भूख और मजबूरी के कारण नरभक्षी बन चुके हैं। उनके पास न खाना है न पानी, इसलिए जो भी उनके सामने आता है वो उसको मारकर खा जाते हैं, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। इसी खतरनाक रेगिस्तान में एक लड़की को छोड़ दिया जाता है जिसका नाम ऑर्लिन है। अब यहीं से इस डरावनी कहानी की असली शुरुआत होती है। आर्लिन को दो पुलिस ऑफिसर वहां पर लाते हैं क्योंकि उसने ऐसे अपराध किए होते हैं जिनकी कोई तय सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए फैसला होता है कि अब उसको अपनी बाकी की जिंदगी इस दीवार के उस पार ही बितानी होगी। पुलिस साफ साफ बता देती है कि इसके बाद उसके साथ जो भी होगा उसकी कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। ये बात वहां पर लगे बोर्ड पर भी साफ लिखी होती है। अब ऑर्लिन पूरी तरह से अपने हाल पर छोड़ दी जाती है। इसके बाद ऑर्लिन अकेले उस वीरान रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगती है। उसके हाथ में एक कागज होता है जिस पर लिखा है फाइंड द कंफर्ट। चारों तरफ सन्नाटा होता है, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। फिर भी वो इसी उम्मीद में चलती रहती है कि शायद उसे कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। कुछ देर के बाद उसको एक टूटी फूटी क्रैश हुई कार दिखाई देती है। थकान और डर के कारण वो उसी कार के अंदर थोड़ी देर आराम करने का फैसला करती है। कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। आंखें खोलते ही वो देखती है कि कुछ अजनबी लोग हथियार लेकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके चेहरों पर हैवानियत साफ झलक रही होती है। घबरा कर ऑर्लिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और बुरी तरह मारकर बेहोश कर देते हैं। कुछ समय के बाद जब ऑर्लिन को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। आसपास नजर डालने पर उसको पता चलता है कि उसे एक क्रैश हुए प्लेन के अंदर कैद करके रखा गया है। तभी वहां पर एक औरत आती है जो बिना किसी झिझक के ऑर्लिन के कटे हुए हाथ पैर को अपना खाना बना लेती है। ये सुनकर और देखकर समझ आ जाता है कि ये वही नरभक्षी लोग हैं जिनका जिक्र पहले यहाँ पर किया गया था। असहनीय दर्द के कारण ऑर्लिन फिर से बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी को उसकी हालत की कोई परवाह नहीं होती। इसके बाद हमें इस नरभक्षी परिवार की झलक मिलती है जो संख्या में काफी बड़ा होता है। ये लोग अपनी सेहत और ताकत का खास ध्यान रखते हैं। साथ ही उन्होंने कुछ इंसानों को कैद करके भी रखा होता है ताकि उनके खाने की कमी कभी ना हो। इसी बीच कहानी में एक और किरदार आता है जिसका नाम जेसन है। वो भी इसी नरभक्षी समूह का हिस्सा होता है। जेसन का एक छोटा सा परिवार होता है जिसके साथ आगे चलकर बहुत कुछ गलत होने वाला होता है। अब कहानी धीरे धीरे कंफर्ट जोन की तरफ मुड़ती है। यहाँ की दुनिया रेगिस्तान से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर हर चीज आसानी से मिल जाती है, भरपूर खाना, साफ पानी और आरामदायक जिंदगी। कुल मिलाकर यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं होती। वहीं दूसरी ओर ऑर्लिन ये महसूस करती है कि उसे एक अंधेरी काल कोठरी जैसी जगह में बंद करके रखा गया है जो शायद इन लोगों का स्टोर रूम है। अब इसी के दौरान ऊपर से किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर ऑर्लिन डर के मारे अपने पूरे शरीर पर पड़ा हुआ कपड़ा लपेट लेती है। अगले दिन वही औरत फिर से आती है। ऑर्लिन की हालत देखकर वो नफरत से पीछे हट जाती है क्योंकि उसके शरीर पर गंदगी लगी होती है, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए ऑर्लिन सिर्फ खाना होती है और उन्हें अपना काम तो करना ही होता है। अब इसी के साथ ये कहानी और भी ज्यादा डरावने मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है, जहां हर कदम पर जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी नजर आती है। इसी वजह से वो औरत पानी लेने बाहर चली जाती है। अब उसी समय ऑर्लिन की नजर पास पड़ी एक लोहे की रॉड पर पड़ती है। वो बिना आवाज किए उसे चुपचाप अपने पास छुपा लेती है। थोड़ी ही देर में जैसे ही वो औरत वापस आती है, ऑर्लिन पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला कर देती है और वो उसको वहीं पर मार डालती है। ये सब पास ही बंद एक कैदी देख लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसी सुबह उसकी जीभ भी इन नरभक्षियों ने खा ली होती है। अब ऑर्लिन को समझ आ जाता है
कि यहाँ एक पल भी रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। इसके बाद ऑरलिन वहां से एक स्केटबोर्ड उठाती है और जान बचाकर भाग निकलती है। वो स्केटबोर्ड पर लेटकर रेगिस्तान में काफी दूर तक चली जाती है, लेकिन ज्यादा देर तक उसका शरीर साथ नहीं देता है। थकान के कारण वो आखिरकार वहीं पर रुक जाती है। तभी उसके सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी आता है, जिसके हाथ में एक ट्रॉली होती है। वो ऑरलिन को ट्रॉली पर बैठाता है और उसको खींचते हुए कंफर्ट जोन के गेट तक ले आता है। दरअसल वो आदमी इतना बूढ़ा होता है कि नरभक्षी उसे खाने लायक नहीं समझते। इसी वजह से वो अब तक वहां पर जिंदा घूम रहा होता है। जब कंफर्ट जोन के लोग ऑरलिन को इस हालत में देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि उसके साथ नरभक्षियों ने क्या किया है। वो उसको अंदर ले जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और रहने के लिए एक छोटा सा घर भी देते हैं। अगले 5 महीनों तक ऑरलिन वहीं पर रहती है। अब उसकी हालत पहले से काफी बेहतर होती है। उसे एक नकली प्लास्टिक की टांग भी मिल जाती है और बाहर से देखने पर लगता है कि अब वो एक शांत जिंदगी जी रही है। लेकिन अंदर ही अंदर ऑरलिन पूरी तरह टूटी हुई होती है। जब भी वो आईने में खुद को देखती है, उसे अपनी कमी साफ नजर आती है। कटे हुए हाथ पैर उसे हर पल उस दर्दनाक अतीत की याद दिलाते रहते हैं। अब इसी दर्द और गुस्से के साथ उसके मन में बदले की आग जलने लगती है। वो तय कर लेती है कि अब वो उन नरभक्षियों को नहीं छोड़ेगी। इसी इरादे से एक दिन वो बड़ी मुश्किल से एक बंदूक चुरा लेती है और कंफर्ट जोन के पीछे वाले सुनसान रास्ते से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं। इधर कहानी फिर से जेसन की तरफ लौटती है। जेसन अपनी बेटी केट का एक स्केच बना रहा होता है, क्योंकि वो एक अच्छा पेंटर होता है। तभी उसकी पत्नी शेलन आकर बताती है कि घर में खाना खत्म हो चुका है। जेसन बिना कुछ कहे अपनी पेंटिंग छोड़ देता है और पास ही में बंधी एक लड़की के पास जाता है, जिसे उसने कैद करके रखा होता है। आज वही लड़की उसके परिवार का खाना बनने वाली होती है। वो लड़की हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगती है, लेकिन जेसन के दिल में कोई दया नहीं होती। वो एक ही झटके में उसका सर काट देता है और उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। उधर उसी दौरान शेलन अपनी बेटी केट के साथ बाहर जरूरी सामान ढूंढने निकली होती है। तभी अचानक उनकी नजर ऑरलिन पर पड़ती है, जो चुपचाप उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। डर के मारे शेलन ऑरलिन के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि वो उसको कुछ नहीं बताएगी, बस उसको जाने दे, क्योंकि उसके साथ उसकी छोटी बेटी है। लेकिन जैसे ही ऑरलिन को पता चलता है कि शेलन भी नरभक्षियों में से एक है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि उसने भी कभी अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर रहम नहीं किया। इतना कहकर वो बिना देर किए शेलन को गोली मार देती है। केट को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसकी माँ के साथ अचानक क्या हो गया। वो बस सदमे में खड़ी रह जाती है। ऑरलिन की नजर उस बच्ची पर पड़ती है और उसका दिल पसीज जाता है। वो केट को मारती नहीं है, बल्कि उसे अपने साथ लेकर वापस कंफर्ट जोन की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में वही बूढ़ा आदमी उनको देख लेता है। केट को एक खरगोश पसंद आ जाता है, जिसे ऑरलिन खरीद देती है और फिर उसे अपने घर ले जाती है। ऑरलिन अच्छी तरह जानती है कि इन सब में केट की कोई गलती नहीं है। उधर काफी देर इंतजार करने के बाद जेसन घर से बाहर निकलता है। उसकी पत्नी और बेटी अब तक वापस नहीं आई होती है। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते भटकता है। तभी उसकी नजर एक कूड़ेदान पर पड़ती है। वहां पर उसकी पत्नी की लाश पड़ी होती है, जिसे जानवर नोच रहे होते हैं। ये दृश्य देखते ही जेसन समझ जाता है कि ये किसी ऐसे गिरोह का काम है जो लोगों को उठाकर ले जाता है। तभी उसकी नजर उसी बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर अपनी बेटी केट की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या आपने उसको देखा है। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जेसन पूछता है कि कैसी शर्त। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें भी मेरी एक तस्वीर बनानी होगी। मजबूरी में जेसन वहीं बैठकर उसका स्केच बना देता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसी कागज पर सिर्फ एक शब्द लिख देता है, कंफर्ट जोन। ये देखते ही जेसन समझ जाता है कि उसकी बेटी कहां पर है। उधर ऑरलिन केट को लेकर एक क्लब में जाती है, जहां पर उसी समय कंफर्ट जोन के सबसे अमीर आदमी की पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है जॉन ने, जो इस पूरे इलाके में नशे वाले पाउडर की सप्लाई करता है। इसी पाउडर से एक खास तरह की टैबलेट बनती है, जिसे लेने के बाद इंसान खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस करता है। ऑरलिन भी उसी टैबलेट को ले लेती है। उधर उसी वक्त केट के हाथ से उसका खरगोश छूट जाता है,
जिसको पकड़ने के चक्कर में वो भीड़ से अलग हो जाती है। तभी जॉन की नजर केट पर पड़ती है और वो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। जॉन इस इलाके का मेयर भी होता है, इसलिए वहां पर मौजूद कोई भी इंसान उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता है। इधर ऑर्लिन पर नशे का असर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसे आसपास की दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन फिर भी वो केट को ढूंढती रहती है। पूरी तरह होश खो चुकी ऑर्लिन तलाश करते करते पार्टी से बाहर निकल जाती है और कब काफी दूर निकल जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। उसे ये भी एहसास नहीं होता है कि उसके पास जेसन खड़ा है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि सामने जेसन मौजूद है और उसके हाथ में ऑर्लिन का नकली पैर है, जिसके बिना वो चल भी नहीं सकती है। तभी जेसन उसे अपनी बेटी केट का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने इस बच्ची को कहीं पर देखा है। डर के मारे ऑर्लिन झूठ बोल देती है कि उसने उसे कहीं नहीं देखा। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको डर होता है कि अगर जेसन को सच्चाई पता चल गई तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जेसन को भी ऑर्लिन की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी नरभक्षी सीधे कंफर्ट जोन में नहीं जा सकता। वहां पहुंचते ही उसको मार दिया जाता है। इसी वजह से जेसन ऑर्लिन के सामने एक सौदा रखता है। वो कहता है कि वो उसे सुरक्षित कंफर्ट जोन तक छोड़ देगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बदले में ऑर्लिन को अंदर जाकर उसकी बेटी केट को ढूंढकर बाहर लाना होगा। वो उसको सख्त चेतावनी भी देता है कि अगर उसने चालाकी करने की कोशिश की तो वो उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। मजबूरी में ऑर्लिन ये डील मान लेती है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से काफी दूर होती है और अकेले लौटना उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और आदमी मिलता है जो उसी नरभक्षी समूह का हिस्सा होता है। वो जेसन से सौदा करता है कि ऑर्लिन का पैर उसको दे दो और बदले में पेट्रोल ले लो। जेसन मना कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करने से वो अपनी बेटी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वो आदमी गुस्से में कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो ऑर्लिन को लेकर ही जाएगा। अब यहाँ पर अचानक जेसन पेट्रोल लेकर वहां से जाने लगता है और ऑर्लिन को उस आदमी के हवाले कर देता है। ऑर्लिन चीखती है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। अब जैसे ही वो आदमी अपनी पीठ घुमाता है, जेसन पीछे से उस पर चाकू से हमला कर देता है और उसको मार डालता है। इसके बाद वो उसका एक हाथ काट लेता है और ये दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां तेज रेतीला तूफान आ जाता है, जिससे मजबूर होकर दोनों एक तंबू लगाकर वहीं पर रुक जाते हैं। तूफान धीरे धीरे थम जाता है, लेकिन तब तक चारों तरफ अंधेरा फैल चुका होता है। रात वहीं बिताने का फैसला किया जाता है। जेसन मरे हुए आदमी के हाथ को पकाकर खाता है और वहीं ऑर्लिन को भी देता है। अब इसी दौरान उन दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है और वो अपनी अपनी कहानियां साझा करते हैं। जेसन बताता है कि वो 16 साल की उम्र में गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आया था और पकड़े जाने के बाद से इसी इलाके में फंसा हुआ है। वहीं ऑर्लिन बताती है कि वो पहले एनएससी में काम करती थी, लेकिन दुश्मन देश के एक आदमी से प्यार करने के कारण उसने कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल लीक कर दी, जिसकी सजा उसे यहाँ पर भेजकर दी गई है। बातों ही बातों में उन दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से गोली चलती है जो सीधा जेसन को लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। उसी पल कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं जो कंफर्ट जोन से जुड़े हुए होते हैं। वो लोग ऑर्लिन को अपने साथ लेकर जाते हैं और आखिरकार उसे कंफर्ट जोन में छोड़ देते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी ऑर्लिन का मन बिल्कुल शांत नहीं होता है। उसका दिल बार बार जेसन की तरफ खिंचता है। वो उसे उस हाल में अकेला छोड़कर आने को खुद को माफ नहीं कर पाती है। इसी वजह से वो एक बहुत मुश्किल फैसला लेती है और दोबारा उसी जगह लौट जाती है जहां पर उसने जेसन के साथ रात बिताई थी। वहां उसे जेसन की स्केचबुक मिलती है। जब वो उसको खोलकर देखती है तो उसमें केट के कई स्केच बने होते हैं। उन तस्वीरों को देखकर ऑर्लिन अंदर से टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि केट के खोने की वजह कहीं ना कहीं वो खुद है। उसी पल वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो केट को ढूंढकर जरूर लाएगी। इसके बाद वो फिर से कंफर्ट जोन लौटती है और हर किसी से केट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन किसी को भी उस बच्ची की कोई जानकारी नहीं होती। दूसरी ओर वही बूढ़ा आदमी आसमान में उड़ते हुए कुछ कौवों को देखता है। उसे शक होता है कि शायद कहीं कोई जानवर मरा पड़ा है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे जेसन बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। वो जेसन की जान बचाने के लिए एक कौवा पकड़ता है और उसको खिला देता है, जिससे जेसन के शरीर में थोड़ी ताकत लौट आती है।
उधर ऑरलिन मायूस होकर अकेली बैठी होती है। वो सोच रही होती है कि अब वो आगे क्या करे। तभी उसकी नजर जॉन के आलीशान पैलेस पर पड़ती है। वहां से कुछ औरतें बाहर निकलती है और उन्हीं के बीच उसे केट भी दिखाई देती है। उस वक्त तो ऑरलिन कुछ भी नहीं करती, वो चुपचाप बस देखती रहती है। इधर उस बूढ़े आदमी की मदद से जेसन अब संभल चुका होता है। वो उसका धन्यवाद करता है और फिर अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर के बाद ऑरलिन जॉन के पैलेस के अंदर पहुंचती है। वहां पर वो देखती है कि कई औरतें पाउडर को छोटे छोटे पैकेट्स में भरने का काम कर रही है। ऑरलिन उनसे विनती करती है कि उसे भी यहाँ पर काम दे दिया जाए। अब यहीं से उसको पता चलता है कि जॉन ने केट को गोद ले लिया है, क्योंकि उसकी खुद की कोई संतान नहीं है। इसी वजह से जॉन ऑरलिन को भी काम पर रख लेता है। फिर एक औरत उसे अच्छे कपड़े पहनाने के बहाने कमरे में ले जाती है। वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर ऑरलिन अंदर जाती है और अपने नकली पैर के अंदर छुपाई हुई बंदूक निकाल लेती है। वो उस औरत को बंधक बना लेती है और उसे जॉन के पास ले जाती है। ऑरलिन जॉन को धमकाती है कि अगर उसने केट को तुरंत नहीं छोड़ा तो वो इस औरत को और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार देगी। ये सुनते ही जॉन घबरा जाता है और बिना देर किए केट को छोड़ देता है। केट को साथ लेकर ऑरलिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल आती है। तभी सामने से आता हुआ जेसन उनको देख लेता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन उसी वक्त ऑरलिन जेसन से कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है। ये सुनकर जेसन गुस्से में कहता है कि वो नरभक्षी है और इस दुनिया में वो किसी भी वक्त किसी का शिकार बन सकती है। लेकिन ऑरलिन मना कर देती है। वो साफ कहती है कि वो जेसन को पसंद करने लगी है और अब उसी के साथ रहना चाहती है। तभी केट अपने पिता से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है, जहां मजबूरी में जेसन केट के उसी खरगोश को पकाकर उसे खिला देता है। ये देखकर ऑरलिन की आंखों में आंसू निकल आते हैं, लेकिन वो इस दुनिया की सच्चाई को समझ चुकी होती है। आखिरकार जेसन ऑरलिन को भी स्वीकार कर लेता है और अब ये तीनों एक परिवार बन जाते हैं। हालांकि उन्हें खुद भी नहीं पता कि ये साथ कब तक चलेगा, क्योंकि इस खतरनाक दुनिया में कब कौन किसका शिकार बन जाए ये कोई नहीं जानता। जिसके साथ ये अंधेरी, डरावनी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द बैड बैच की कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।